नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं स्वाति। सच है कि माहौल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, ना खुद की सेहत के लिए ना ही आपकी वित्तीय सेहत के लिए, लेकिन उम्मीद पर दुनिया टिकी है और हमें भी उम्मीद है कि चीजें जल्द सुधरेंगी। तो इस डर और संशय के बीच में आप कुछ जरूरी चीजें भूल मत जाइए। फाइनेंशियल साल खत्म होने को है और इस वित्तीय साल के लिए टैक्स सेविंग के लिए निवेश नहीं किया है तो अब भी कुछ दिन बचे हैं। विकल्प तो बहुत है, लेकिन आज के म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम बात करेंगे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कुछ अच्छे ELSS फंड्स के नाम। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बारे में बात करने के लिए प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर विशाल धवन। विशाल, स्वागत है आपका हमारे शो पर। मैं बोलने वाली थी कि स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, लेकिन आप हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है। तबीयत कैसी है? सब खैरियत है आपकी तरफ? बिल्कुल, सब ठीक है। चलिए, तो ये वक्त है इस वक्त विशाल, मार्च का महीना अमूमन ज्यादा बातें पैसे निवेश करने की होती है। टैक्स बचाने सभी को ऑफिस में अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ देना होता है और सब एक दूसरे से पूछते हुए नजर आते हैं कि कहाँ टैक्स के लिए पैसे निवेश किए जाए। लेकिन जो माहौल है इक्विटी का, वैसे में इस वक्त सबसे पहला सवाल यही है कि इस वक्त इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश करना किसी भी वजह से वेल्थ क्रिएशन या फिर टैक्स बचाने के नजरिए से क्या सही होगा? ऐसा है कि जब हम ELSS की बात करते हैं और इक्विटी मार्केट नीचे होता है तो हमें हमेशा ये लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। और जो प्रॉब्लम फिलहाल चल रही है वो ये है कि हमें 31 मार्च का एक डेडलाइन है कि अगर हमें टैक्स बचाना है तो 31 मार्च के पहले हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टैक्स बचाने के लिए। तो अभी हम क्या करें? इस दुविधा में सब लोग जिन्होंने अभी तक टैक्स प्लानिंग नहीं करी हुई है वो पड़े हुए हैं कि या तो मैं एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में जाऊं जहां पे स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट अंडरलाइंग में है ही नहीं, या तो मैं ELSS में जाऊं क्योंकि मार्केट नीचे गिरा हुआ है। हमारी ये रिकमेंडेशन है कि जो ELSS है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं अंडरलाइंग, और इक्विटी जो है वो लंबे तौर का एसेट क्लास है। ये जो वॉलेटिलिटी हम अभी देख रहे हैं जहां पे कुछ दिनों में मार्केट बहुत गिरा है, आज फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत ऊपर गया है जी। ये इक्विटी इन्वेस्टिंग का पार्ट एंड पार्सल है। ये अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग करेंगे तो ये साथ में होगा ही। और जो ELSS स्कीम है वो आपको इक्विटी का चांस देता है इन्वेस्ट करने में, और उसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी देता है। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आइडियली अगर आपको अगले 2 हफ्तों में अपनी टैक्स सेविंग करनी है तो ELSS जरूर देखिएगा। मार्केट नीचे गिरा है, आपको पता है कि उसकी जो लॉक इन है वो 3 साल की है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मिलेंगे जी। सिर्फ 3 महीने के बाद 3 साल के बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं लगता है कि अगर आप अभी करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी सिर्फ ये राय है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए, एक शायद अगले हफ्ते और एक उसके अगले हफ्ते के बाद, ताकि आपको थोड़ी एवरेजिंग मिल जाएगी। अगर मार्केट थोड़ा और गिरा तो आपको चांस मिलेगा कि 2 हफ्तों में अपना पूरा ELSS का जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा कर सके। जो एक एम्फी का डेटा में देख रही थी, जो नंबर्स हैं, जो इनफ्लोज हैं ELSS स्कीम में, वो साल दर साल कम होते हुए नजर आ रहे हैं विशाल। फरवरी 2020 में ये करीब 871 करोड़ के आसपास है, वही 2019 फरवरी में ये 1174 करोड़ के आसपास था, और 2018 में उससे ज्यादा 1585 करोड़ के आसपास। ये वजह क्या दिख रही है आपको कि निवेशक क्यों इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की तरफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है? क्योंकि शायद पुअर परफॉर्मेंस है इस कैटेगरी की, उसकी वजह से? तो इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो हमने देखा है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो पास्ट रिटर्न के बेसिस पे होते हैं जी। तो जब पास्ट रिटर्न अच्छा लगता है तो पैसे ज्यादा आते हैं, जब पास्ट रिटर्न थोड़ा कम लगता है तो पैसे ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं। इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे हमें हमेशा
आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। तो अगर हमें लगता है कि अगले 3-5 साल में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो कम चल रही है, तो हमें एक्चुअली ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। एक और वजह हो सकती है पार्शली कि लोगों को समझ में आ गया है कि अगर हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो हमें एसआईपी या एसटीपी के थ्रू आइडियली करना चाहिए, ताकि मुझे कुछ एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो क्या हुआ है कि पहले जब हम डेटा देखते थे तो सब लोग अपनी टैक्स प्लानिंग सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च में करते थे। एज टाइम निकला है तो लोग अभी शुरू कर देते हैं पहले थोड़ा, तो क्या है कि 12 महीनों में, 9 महीनों में, 10 महीनों में वो अपना टैक्स प्लानिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और इसकी ये वजह है कि आपके जो इनफ्लोज मंथ बाय मंथ दिखेंगे वो शायद थोड़े और स्टेडी दिखेंगे एज कम्पेयर टू पहले, जहां पे फरवरी और मार्च में स्पाइक हो जाते थे और फिर उसके बाद वो कम हो जाते थे। तो ठीक है, शायद आगे चलते हुए हमें इस डेटा में एक स्टेबिलिटी देखने को मिले। लेकिन ये बताएं कि जहां बहुत सारे ऑप्शन है टैक्स बचाने के लिए, इक्विटी से जुड़े हुए भी और नॉन इक्विटी वाले कुछ ऑप्शंस भी हैं, तो अगर सारे बास्केट को देखें तो उसमें सबसे अच्छी बात, सबसे खास बात क्या रहेगी इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम ऑप्शन की? तो कुछ यूनिक चीजें हैं जो ईएलएसएस में अवेलेबल है। एक तो क्या है कि आपका जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का जो है टैक्स सेविंग के लिए, वो कम से कम पीरियड का है। ओके। अगर आप दूसरे टैक्स सेविंग ऑप्शन देखेंगे तो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 15 साल भी होते हैं कि आपको अपना प्रिंसिपल का एक्सेस नहीं मिलता है। और ये उनके लिए बहुत यूजफुल है जो ज्यादा अर्न नहीं करते हैं। तो क्या है कि 3 सालों के बाद वो सेम पैसा फिर से सर्कुलेट करके अपना टैक्स सेविंग उस साल में फिर से कर सकते हैं उन सेम पैसों के साथ। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप इक्विटी का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखेंगे वो हमेशा दूसरे एसेट क्लासेस से ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको टैक्स सेविंग भी मिलेगी साथ में और आपके रिटर्न्स भी अच्छे होंगे तो ये एक अच्छा बेनिफिट है जो इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो लॉन्ग टर्म गोल्स का प्लानिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं, वो रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी की जगह हमेशा रहती है। और क्या है कि अगर आपको टैक्स सेविंग भी उसके साथ में मिल गया तो वो आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है कि मुझे टैक्स सेविंग भी हो गई एक साइड पे और मेरा जो फाइनेंशियल प्लान और जो फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग है वो भी साथ में स्ट्रेंथन हो गए। तो ये कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं जो अवेलेबल हैं। एक और चीज ये है कि क्योंकि मैं 3 सालों के लिए ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे कंपलसरी नहीं है कि मुझे वो 3 सालों के बाद पैसे निकालने हैं जी। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है 3 सालों के बाद, तो मैं ज्यादा तौर तक और ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकता हूं। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। हमने वो इन्वेस्टर्स भी देखे हैं जहां पे उन्होंने ईएलएसएस किया है 15-20 साल पहले और वो पैसा अभी तक वहां पे पड़ा है और वो बहुत अच्छी तरह से कंपाउंड होता रहता है, क्योंकि मार्केट का जो ऊपर नीचे जो भी चढ़ाव बढ़ाव सब होता है वो सब के थ्रू वो साइकिल राइड कर देते हैं। तो ये कुछ यूनिक बेनिफिट्स हैं जो ईएलएसएस के हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि अगर आपको सिर्फ इस साल में ईएलएसएस करना है जी, तो आप इस साल में ईएलएसएस कर सकते हैं। अगले साल आपको कुछ और टैक्स प्लानिंग का इंस्ट्रूमेंट यूज करना है तो आप वो यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जो टैक्स प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो आपको अगले 2, 3, 5 सालों के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ईएलएसएस में ये एडवांटेज है कि आप सिर्फ एक बार के लिए, आपको इस साल के लिए अगर टैक्स सेविंग करनी है तो वहां पे आप कर सकते हैं। आपने जो ये बात कही कि 3 साल का लॉक इन है, वो फायदा है उसका। एक तो फायदा ये कि अगर किसी को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो वो उस निवेश में से पैसा नहीं निकालेगा। लेकिन मुझे एक चीज जो इसकी नुकसान वाली दिखती है वो ये, अमूमन हम ये कहते हैं अपने दर्शकों को, निवेशकों को, कि हर कुछ वक्त पर अपने फंड की परफॉर्मेंस रिव्यू करें, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, और कुछ फंड अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो शायद स्विच भी करना चाहिए। डिपेंड करता है किस माहौल में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो 3 साल का लॉक इन है
अगर ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो मैं स्विच करने की जो सहूलियत है वो मेरे पास नहीं रहती है। विशाल? बिल्कुल, ये तो एक डिसएडवांटेज है कि एक बार वो पैसा अंदर चला गया, वो लॉक इन हो जाता है 3 सालों के लिए और उसके बाद आपको कुछ एक्सेस मिलता नहीं है। हमें ये लगता है कि अगर आप देखेंगे तो एक साइड पे हर एक चीज के एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जी। ये ईएलएसएस का डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज है कि आप स्विच नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत बार ये एडवांटेज भी होता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओपन एंडेड फंड्स का फ्लो देखेंगे तो वहां पे कई बार क्योंकि मिड कैप्स फॉर एग्जाम्पल अच्छा कर रहे हैं तो सब पैसे वहां पे मिड कैप्स की तरफ जाते हैं। फिर जब मिड कैप्स अच्छा नहीं कर रहा होता है तो सब पैसा निकल के मिड कैप से लार्ज कैप में चला जाता है या मल्टी कैप में चला जाता है या शायद कोई और स्टाइल में चला जाता है। और क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने आप से ग्रो करने का बेनिफिट ले सके जी। तो इसकी ये एडवांटेज है कि अगर आप लॉक इन हो जाते हैं तो जो पीरियड अंडर परफॉर्मेंस का है होपफुली वो टाइड ओवर हो जाएगा और जब तक आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब तक आपका जो अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड होगा शायद 1 साल 1.5 साल का वो रिकवर होके फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप 3 साल के बाद डेफिनेटली इस फंड को निकाल के कोई और स्कीम में डाल दीजिएगा, ताकि क्या है कि आप अपना इक्विटी का एक्सपोजर बरकरार रखें लेकिन आपकी जो स्कीम है वो आप शायद चेंज कर लेंगे। ऑलराइट, गुड। अच्छा ये बताइए, बाकी हर जगह तो हम बोलते हैं कि आप एसआईपी कीजिए अगर आप नौकरी करते हैं या फिर किसी भी तरीके से आपकी जो आमदनी का जरिया है, या तो एसटीपी कीजिए या फिर एसआईपी कीजिए, वो बेहतर होता है। यहाँ पर क्योंकि आप हर जो एसआईपी की रकम है हर महीने की वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाती है तो वैसे में क्या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट यानी एक मुश्त निवेश करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा विशाल? तो हमें ऐसा लगता है कि एज इट इज जो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है जी वो नॉर्मली 3 से 5 साल तो मिनिमम इन्वेस्टर्स को रखनी चाहिए। आइडियली अगर वो 5 से 10 साल रख सकते हैं तो उनका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स हैं और जो साइकिल्स इक्विटी मार्केट्स के होते हैं वो सब एड्रेस हो जाते हैं। तो क्या है कि अगर हर एक इंस्टॉलमेंट लॉक इन होने वाला है 3 सालों के लिए जी, फिर भी आपके पास ये ऑप्शन तो है ही कि जो पहला इंस्टॉलमेंट आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है, दूसरे महीने में जो अगला इंस्टॉलमेंट लॉक इन कंप्लीट हो जाता है वो आप उतना पोर्शन निकाल सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको एवरेजिंग मिल जाती है जी, कि अगर पूरे साल में मार्केट कुछ टाइम ऊपर रहा कुछ टाइम नीचे रहा तो क्या है कि आप ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमारी ये राय है कि अगर आप बेनिफिट्स वर्सेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो फिर भी जो बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो एक एसआईपी या तो एसटीपी देती है वो लॉक इन से एक्चुअली बेनिफिशियल है। और इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आइडियली अप्रैल में ही लोगों को अपना एसआईपी शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग जो अपनी खुद की टैक्स फाइलिंग करते हैं, जो अपने खुद का बिजनेस रन करते हैं एटसेट्रा, वो शायद अपना 12 महीने का एसआईपी या एसटीपी रन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कंपनियों में काम करते हैं बहुत बार उन्हें अपना टैक्स डिक्लेरेशन का जो प्रूफ है जी, वो दिसंबर जनवरी में देना पड़ता है। तो उनके लिए शायद बेनिफिशियल होगा कि वो 9 या 10 महीनों के लिए अपनी एसआईपी करे, ताकि जब उनके एचआर डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट उनको पूछें कि हमें जरा प्रूफ दिखाइए कि आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो आप इजीली दिखा सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपना जो लिमिट है वो यूटिलाइज कर दिया है। ओके विशाल, ये जो महीना होता है जैन फेब मार्च का, आपने भी कहा कि सबसे ज्यादा लोग इस वक्त निवेश करते हैं टैक्स बचाने के हिसाब से, और यही वक्त होता है जब लोग हड़बड़ी में अपने पूरे पोर्टफोलियो को खराब करना भी कह सकते हैं या फिर वहां पे गड़बड़ी कर देते हैं। बहुतों के पोर्टफोलियो में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स देखने को मिलती है। तो इस गड़बड़ी से बचाने के लिए किसी निवेशक को किस तरीके से इस तरह के निवेश को पूरे पोर्टफोलियो का हिस्सा कैसे बनाना चाहिए?
ये बहुत एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि अगर हम एक पोर्टफोलियो देखते हैं जहां पे लोग ईएलएसएस में 7-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके पास 7 to 10 अलग अलग स्कीम्स होती हैं जी। और इसकी ये वजह है कि वो सिर्फ अपना पास्ट रिटर्न देख के ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस साल जो बेस्ट रिटर्न दिख रहा है वो XYZ स्कीम का है, अगले साल कुछ दूसरे स्कीम का है, तो ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज यहाँ पे है कि हमें याद रखना है कि टैक्स प्लानिंग एक फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसेट है, एक हिस्सा है। और क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो ये है कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर रखने चाहिए कि हमें रिटायरमेंट के लिए फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमें बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे डालने हैं, अगर हमें घर का डाउन पेमेंट करना है, कुछ सालों के बाद हमें इंटरनेशनली वेकेशन करना है। तो क्या है कि एक बार गोल्स क्लियर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो इजी हो जाती है कि हमें कितना पैसा इक्विटी में डालना चाहिए, कितना बॉन्ड्स में जाना चाहिए, कितना रियल एस्टेट में, कितना गोल्ड में। और फिर क्या है कि जो इक्विटी का हिस्सा है उसका एक कंपोनेंट जो है वो शायद आप ईएलएसएस में डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको टैक्स सेविंग भी मिलेगी। हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि जब आप ईएलएसएस देखते हैं एक आपके पोर्टफोलियो में, तो वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली टैक्स प्लानिंग के बेनिफिट से नहीं देखें, वो एक इक्विटी के कंपोनेंट से देखें। और उसके ऊपर जो टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट है वो एक सोने पे सुहागा जैसे आइटम है। और अपना फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल गोल्स मत भूलिए जब आप ऐसी प्लानिंग करते हैं। कितने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होने चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो में, मैक्स टू मैक्स, विशाल? आइडियली हम रेकमेंड करते हैं कि 2 से ज्यादा कभी नहीं होने चाहिए। क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्पेशली जब हम एसआईपी रन करते हैं तो हम टेम्प्ट हो जाते हैं कि मैंने 3 महीने के लिए परफॉर्मेंस देखा है, इस ईएलएसएस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मैं अपनी एसआईपी स्टॉप करके दूसरी ईएलएसएस स्कीम में शुरू कर देता हूं। वो बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू भी ईएलएसएस में, तो आप वो एसआईपी रन करने दीजिए। और जब आपका एसआईपी का पीरियड खत्म होगा और आपकी लॉक इन खत्म होगी, उस टाइम पे आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको कुछ करना है उस ईएलएसएस स्कीम के बारे में या नहीं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई कि कैसे काम करता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, आप इसे कैसे अप्रोच करें। वक्त कम है अब, लेकिन जाने के पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोई 2 या 3 अच्छे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स फंड रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और मेरे एसेट टैक्स सेवर जी, दोनों ऐसे स्कीम हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंसिस्टेंटली। और इन्वेस्टर्स अगर एसआईपी या तो लमसम में देख रहे हैं में इन्वेस्ट करने, तो वो दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। हमारी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप जी आप कंटिन्यू करें। हमारी ये रिकमेंडेशन एडिशनल है कि अगर आप अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप एक स्कीम को लमसम में अगले हफ्ते कर सकते हैं और जो दूसरी स्कीम है वो उसके अगले हफ्ते में कर सकते हैं, ताकि आपका जो चेक है जी, वो क्लियर हो जाए और आपके जो यूनिट्स है वो 31 मार्च के पहले आपको अलॉट हो जाए। एक क्विक क्वेश्चन, और ये दोनों फंड में एक 2015 से है बाजार में और एक 2009 से, और इस पूरे बास्केट को भी देखेंगे अगर आप तो सबसे बेहतर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ही है, लेकिन इसका AUM विशाल बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, 21,659 करोड़ का। क्या ये एक कंसर्न की बात है? नॉर्मली क्या है कि जब एक फंड मल्टी कैप फंड होता है जी, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो अभी इतना बड़ा हो गया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, फंड मैनेजर्स जब आप 22,000 करोड़ के फंड देखते हैं जी, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है उन्हें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में। इसकी एक वजह यह है कि बहुत लोगों ने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है एज अ नॉन ईएलएसएस बेनिफिट के लिए। तो उन्होंने ईएलएसएस जो अपनी टैक्स लिमिट है उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ओके, वो हम नॉर्मली रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो आपकी ईएलएसएस लिमिट है उसके लिए वो इनफ है। ओके, थैंक यू सो मच विशाल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में
हमसे बात करने के लिए इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के ऊपर। और फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है अभी भी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम से जुड़ा हुआ, तो आप हमें सवाल ईमेल कर सकते हैं। शो कैसा लगा आप हमें ये भी बताएं, अपना फीडबैक दें। जब भी आप हमें सवाल करते हैं, लिखते हैं, भेजते हैं, तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आपको कॉल कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।